हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम कवर करके चलेंगे करंट लायबिलिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? कहता जिस लायबिलिटी ने ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया तो उसको हम करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रख देंगे। क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिसकी पेमेंट है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करनी है। ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल से लेकर के गुड्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट होने तक का है जो वो प्रोसेस लेते हैं, यानी कि पैसे को खर्च करने से लेकर के पैसे को रिसीव करने तक का सारा प्रोसेस हम ऑपरेटिंग साइकिल में लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में हम। पहले सेकंड पॉइंट कहता है कि जो ये हेल्ड की जाती है प्राइमरली, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रेड करना। मतलब क्या है कि एक ऐसी लायबिलिटी जिसको होल्ड किया गया है ट्रेड करने की इंटेंशन से। ट्रेड करने की इंटेंशन का मतलब क्या है कि परचेज और सेल करने के लिए। ये कहता हूँ ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ करनी होगी, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम का है तो उसको हम करंट लायबिलिटी कैटेगरी में जो रखेंगे। कहता है अगर लायबिलिटी एक्सपेक्ट की गई है सेटल्ड विद इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कहता है कि अगर कंपनी की लायबिलिटी इसको सेटलमेंट कर देना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, जैसी बैलेंस शीट की डेट मतलब कंप्लीट होती है तो उसको करंट लायबिलिटी कैटेगरी में जो रखा जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी का नॉर्मली कितने महीने का लेते हैं? 12 महीने का। 12 महीने से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें असेट्स को अक्वायर किया जाता है, फिर उस असेट्स से प्रोसेस करके रियलाइजेशन किया जाता है उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो जहाँ पे कहता है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसको आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाते तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि 12 महीने का जो ऑपरेटिंग साइकिल रहता है इसमें। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल को अब एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि कैश को खर्च करने से लेकर कैश को रिसीव करने तक का टाइम पीरियड सारा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाता है। अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये वो कंसर्न होती हैं जो रॉ मटेरियल लेती हैं, वर्क करती हैं उसके ऊपर, फिनिश गुड बनाती हैं, देन उसको सेल करती हैं और कैश में जो कन्वर्ट कर देती हैं। यानी सबसे पहले कैश चला गया, पैसा कैश या फिर बैंक गया है, किसके ऊपर खर्च किया गया ये पैसा? कच्चा माल खरीदने के ऊपर। किसके ऊपर खर्च कर दिया ये पैसा? रॉ मटेरियल के ऊपर। कच्चा माल लेके आए हैं तो मान लो कि 4 महीने तक है जो कच्चा माल है जो पड़ा रहा, फिर कच्चे माल के ऊपर काम किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में यानी इसके ऊपर क्या किया गया? काम किया गया है, अध पका माल हो गया है। मान लो कि इसमें 3.5 मंथ तक है जो ये चला काम, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है, काम करने के बाद फिनिश गुड बन जाती है। फिनिश गुड्स ये वो गुड होती है जो इस्तेमाल करने के लायक हो जाती है। मान लो कि जो ये इन्वेंट्री है वो पड़ा रहा 2.5 महीने के लिए, फिनिश गुड्स को फिर बाद में सेल किया जाता है। सेल किया गया यानी कि जब सेल किया गया तो हमें डायरेक्ट कैश रिसीव नहीं होती, तो यहाँ तो हमें ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स है जो हमारे यहाँ पे अराइज हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली कैश नहीं रिसीव होती। अगर डायरेक्टली कैश रिसीव होगी तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस। अगर डायरेक्टली कैश रिसीव नहीं हुई तो पहले ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं। मान लो कि जो ये उधार में बेचा गया माल, ये इसके एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 3 महीने के उधार में बेचा गया है। तो जैसे 3 महीने कंप्लीट हुए फिर उसके बाद ये ट्रेड रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाना है? कैश में कन्वर्ट है जो हो जाना है 3 महीने के बाद। यानी कि कैश खर्च करने से लेकर के कैश को रिसीव होने तक का सारा टाइम पीरियड किस में आता है? ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। पैसा खर्च किया रॉ मटेरियल के ऊपर, फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया, अध पका माल बना जिसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। फिर उस आधे पके माल के ऊपर फिर काम किया तो फिनिश गुड बन गया जो इस्तेमाल करने लायक बन चुका है कंज्यूमर की।
फिर उसको जब बेचा गया है, कई बार तो डायरेक्टली कैश में बिक जाता है, ज़्यादातर ट्रेड रिसीवेबल यानी उधार में बेचना पड़ता है, जिससे ट्रेड रिसीवेबल से जो अराइज हो जाते हैं। जब ट्रेड रिसीवेबल्स पैसा देंगे तब जाके ये क्या होगा, कंपनी को कैश या फिर बैंक कंसर्न है जो वो रिसीव होगा। ये उन कंपनी के केस में लागू होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी जो खुद ही काम पूरा करती हैं, यानी कि ट्रेडिंग का वर्क नहीं है उनका। ट्रेडिंग में क्या होता है कि बना बनाया माल लेना और आगे उसको बेच देना। ये उन कंसर्न के ऊपर लागू होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कच्चे माल से लेकर के उसको बेचने तक का सारा प्रोसेस आता है। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे आता है, 4 महीने, 3.5 महीने, 2.5 महीने और इसके 3 महीने, तो टोटल यहाँ पे जो ऑपरेटिंग साइकिल बना है वो बना है 13 महीने सबका ऐड करके। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर गिवन ना हो तब तो हम 12 महीने लेते हैं, तो 12 महीने से ज़्यादा का भी क्या हो सकता है, ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड हो सकता है। कहते हैं कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है तो हम 12 महीने मानते हैं। अगर कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल है जो उसका टाइम पीरियड 12 महीने से ज़्यादा, एग्जांपल के लिए मान लो 15 महीने है, तो जितनी भी लायबिलिटी जो 15 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ेगी वो सारी करंट लायबिलिटी कहलाएंगी। कहते हैं अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है, मान लो 8 महीने है, तो जितनी भी लायबिलिटी कहता है ड्यू होती है विद इन 12 मंथ में, वो सारी की सारी करंट लायबिलिटी में जो आ जाएंगी। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल और पीरियड जब पेमेंट है जो देनी है गिवन है, तो क्लासीफाई करो कि लायबिलिटी कौन सी बनती है। ऑपरेटिंग साइकिल और जितना टाइम पीरियड है जिसमें पेमेंट करनी है ट्रेड पेबल्स की। ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने है, पेमेंट कर देनी है 10 महीने में। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने, पेमेंट 12। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने, पेमेंट 14 महीने। ऑपरेटिंग साइकिल 15 और पेमेंट कर देनी है इसकी जो 12 महीने। तो अब ऐसे एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई करना है कौन सी लायबिलिटी करंट और कौन सी नॉन करंट है। फर्स्ट केस में लेते हैं, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बनते हैं 9 महीने और जो ट्रेड पेबल की पेमेंट करनी है वो करनी है 10 महीने। अब हमने देखा कि जितनी लायबिलिटी 12 महीने से कम टाइम की होती है वो सारी करंट होती है, तो यहाँ पे पेमेंट 10 महीने की करनी है, तो 12 महीने से क्या है टाइम पीरियड कम है, तो इस कारण से फिर ये लायबिलिटी कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट का टाइम है वो 12 महीने से कम का है। सेकंड केस कहते हैं ऑपरेटिंग जो साइकिल है वो है 10 महीने और जो ट्रेड पेबल की पेमेंट करनी है वो है 12 महीने। तो यहाँ पे जो पेमेंट है ऑपरेटिंग साइकिल या फिर जो अपना 12 मंथ लेते हैं, 12 मंथ से विद इन जो पेमेंट करनी होती है वो करंट होती है, तो यहाँ पे 12 मंथ करनी है, तो इस कारण से ये लायबिलिटी भी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसकी पेमेंट क्या है 12 मंथ में कर देनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ है, जबकि पेमेंट जो करनी है ट्रेड पेबल की वो करनी है 14 मंथ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 12 मंथ के विद इन पेमेंट करनी होती है वो करंट लायबिलिटी में आ जाती है, तो ये तो 12 से क्या होगा, ज़्यादा हो गया। फर्स्ट पॉइंट तो क्या किया इसने, सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल से कम टाइम होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल में 10 महीने है तो इसकी पेमेंट 14 महीने में है, तो ये तो ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो इस कारण से लायबिलिटी कौन सी बन जाएगी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, नॉन करंट, क्योंकि ये विद इन 12 मंथ नहीं है और ना ही विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है। ये 12 मंथ के बाद पेमेंट की गई है और ऑपरेटिंग साइकिल के जो बाद पेमेंट की गई है। नेक्स्ट केस कहता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है फोर्थ केस में वो है 15 मंथ और जो ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर देनी है वो है 12 मंथ। तो यहाँ पे देखा कि जो पेमेंट है वो 12 मंथ करनी है और जो लायबिलिटी 12 मंथ की विद इन पे की जाती है वो करंट होती है, और सेकंड जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल की जाती है वो करंट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में 15 महीने, तो 15 से तो कम ही बनता है 12 मंथ की पेमेंट, तो इस कारण से लायबिलिटी कौन सी बन जाएगी, फिर हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। फिफ्थ केस में कहते हैं हमें, कहते हैं जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बनता है हमारे पास 15 महीने, जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बनता है 15 महीने और जो ट्रेड पेबल की पेमेंट करनी है तो वो बनती है 13 महीने। हमने देखा कि 12 महीने के विद इन होनी चाहिए पेमेंट, लेकिन ये तो 12 से ज़्यादा हो गया,
फिर नेक्स्ट देखते हैं कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होनी चाहिए। तो ये तो हमारी क्या बन रही है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, यानी 15 से तो कम ही है ये भी। तो इसका आंसर लायबिलिटी भी कौन सी बन जाएगी, फिर करंट लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है जिसकी पेमेंट करनी है। नेक्स्ट केस आता है 6 कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 महीने है और जो ट्रेड पेबल की पेमेंट करनी है वो है 18 महीने। यहाँ पे जो 18 महीने वो 12 से तो ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर लायबिलिटी कौन सी बन जाएगी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ना ही तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है और ना ही ये 12 मंथ के अंदर है। नेक्स्ट केस कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 16 मंथ है और जो ट्रेड पेबल की पेमेंट है वो 15 मंथ है। तो हमने देखा 12 मंथ के विद इन पेमेंट होनी चाहिए, 12 मंथ से ज़्यादा हो गई ये, लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग क्या 16 और पेमेंट कब कर दी ने 15 में। तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होने के कारण ये कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। तो ये भी लायबिलिटी कौन सी है, करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से बच्चों समझा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कवर करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितने पार्ट की होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब किया गया करंट लायबिलिटी को कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आ जाती हैं, ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोविंग में कौन सी बोरोविंग्स आती हैं, कहते ये वो बोरोविंग्स होती हैं जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ करनी होती है। जैसे लोन लिया जाता है, यानी कि ये 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए जो लोन उठाए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे लोन की रीपेमेंट कर दी है डिमांड के ऊपर, जैसे डिमांड की गई है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जितना हमारे पास पैसा होता है उससे हम ज़्यादा जब विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, या फिर कैश क्रेडिट ली जाती है जब बैंक से। तो इसकी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ करनी होती है, ज़्यादा टाइम के लिए उधार नहीं मिलता कंपनी को। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कहते हैं डेट तो लॉन्ग टर्म था लेकिन उसकी मैच्योरिटी के आगे इसी साल आ गया, तो इस कारण से इसको किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उसमें हमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर रखना पड़ेगा। कहते हैं वो अमाउंट होती है जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, इस कारण से इसको हमें करंट मैच्योरिटी के कारण है जो फिर किस कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा, हमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर रखना पड़ेगा, किसकी मैच्योरिटी डेट क्या आ चुकी है, इसी साल आ चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं जो लोन होती हैं अदर पार्टी से लिया जाता है उसकी पेमेंट अगर विद इन 12 मंथ करनी होती है लोन की, तो वो भी किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। जो डिपॉजिट्स होते हैं और जो अदर लोन और एडवांसेस होते हैं स्पेसिफाइड नेचर के, वो भी हमारे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर आ जाते हैं। ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं, ट्रेड पेबल्स ये तब अराइज होते हैं जब कंपनी उधार पे परचेज करके लेके आती है, तब वो ट्रेड पेबल्स अराइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर कंपनी ने उधार पे कच्चा माल खरीद लिया तो उस कारण से ट्रेड पेबल्स है जो अराइज हो जाएंगे। ट्रेड पेबल कहते हैं क्लासीफाई किए जाते हैं किसकी रिस्पेक्ट में, परचेज की रिस्पेक्ट में, या फिर अगर सर्विस खरीदी गई उधार पे तब उस रिस्पेक्ट में। कहते हैं कि इसमें दोनों ही आ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों की हम शामिल करके चलेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में जो लायबिलिटी ऊपर किसी भी हेड के अंदर नहीं आती है उसको हम अदर में डाल देते हैं, जैसे इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग। कहते हैं इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं है बोरोविंग के ऊपर, तो वो अदर में चला जाएगा। और जो इंटरेस्ट अक्रू और ड्यू होता है बोरोविंग का, ये दोनों ही हमारे किस में आ जाएंगे, अदर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रू एंड नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पेमेंट की जाती है, हाफ ईयरली मतलब 30 जून को और 31 दिसंबर को पेमेंट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि जो ईयर है वो 2020 से 21 का उठा लेते हैं हम, मान लो 20 से 21 कब से स्टार्ट होगा, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनता है जून, जून तो अप्रैल के बाद ही जाती है, तो 30 जून का जो इंटरेस्ट बन गया। यहाँ पे जो 30 जून फिर 31 दिसंबर, तो ये दिसंबर होते हैं, तो यहाँ पे देखो अप्रैल मई जून फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर भी किस में आएगा, इसी के अंदर आएगा 31 दिसंबर को। अब मान लो कि जो ये इंटरेस्ट है 31 दिसंबर वाला, जब हम 31 मार्च के अंदर दिखाएंगे तो किस डेट किस नाम से दिखाएंगे कि ये इंटरेस्ट क्या हो चुका है, अक्रू भी हो चुका है और ये ड्यू भी हो चुका है, क्योंकि 6 महीने का होता है, 6 महीने कब बनते हैं, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे 6 महीने के पूरे होने के कारण क्या हो चुके हैं, ड्यू डेट कहलाएगी इसकी, कि इंटरेस्ट अक्रू भी हो चुका है ड्यू भी हो चुके हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो ईयर स्टार्ट हो ये 1 जनवरी 2021 से लेकर के ये हमने क्लोज कर दिया 31 मार्च 2021,
तो जो 6 मंथ कंप्लीट होंगे, हमने देखा कि 30 जून 31 दिसंबर को होना, तो ये 30 जून में जाके होगा ये कंप्लीट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरेस्ट बनता है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का, और यहाँ से यहाँ तक जो बचे हुए 3 है अप्रैल, मई और जून। तो इस डेट को जो ये इंटरेस्ट है ये 3 महीने का, ये कौन सा कहलाएगा? इंटरेस्ट अक्रू, लेकिन ड्यू नहीं हुआ। क्यों ड्यू नहीं हुआ? क्योंकि ये जाके 30 जून को ड्यू होगा। जब जैसे 30 जून आएगी तब जाके इसने ड्यू होना है। इसका ये इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू कैटेगरी के अंदर है जो आ जाएगा। ये दोनों ही जो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू किस कैटेगरी में आएंगे? अदर लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि जो इनकम एडवांस में रिसीव हो चुकी होती है और जो डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया होता, जब ये एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ जाती है जिसको रिफंड करना पड़ता है कंपनी को, तो वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी। जो अनपेड मैच्योर डिपॉजिट हो चुकी हैं, इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है उसके ऊपर, तो वो भी हमारा अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। जो अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स है और उनका इंटरेस्ट है, यानी कि वो मैच्योर्ड हो चुकी हैं डिबेंचर, उनका इंटरेस्ट भी है जो अक्रू हो चुके हैं, तो वो भी हमारी अदर करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे। अदर पेपर्स में जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चे, वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट तो ले लिया गया होता है लेकिन पेमेंट जो अभी तक नहीं की गई होती है। जो कोज एडवांस में रिसीव हो जाती है शेयर होल्डर से, उसका इंटरेस्ट, और जो डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं किया गया, प्रोविडेंट फंड जो भी पेमेंट करना बाकी है, जीएसटी पेपर, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये वो प्रोविज़न होती हैं जो क्लेम की जाती है विद इन 12 मंथ। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होती हैं, कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो शो की जाती हैं फुल वैल्यू से, वो करंट असेट्स के अंदर शो की जाते हैं, और जो उनका प्रोविज़न होता है उनको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। यानी कि जो डेटर्स होते हैं वो तो असेट साइड जाते हैं, जो उनका प्रोविज़न होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर करंट लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। जो प्रोविज़न होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, जिनको रिटायरमेंट देनी होती है 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होने होते हैं, तो उनका जो प्रोविज़न बनाया जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट का, तो वो भी किस में आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। अदर प्रोविज़न जैसे टैक्सेशन वगैरह आ जाएगा, तो वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम असेट्स के बारे में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।